गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अभी अपन ने विस्कोसिटी या श्यानता के अंदर श्यानता क्या होती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया, श्यान बल के बारे में डिस्कस किया, और जो भी लिक्विड है उस लिक्विड की जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, जो परतें हैं, उनके बीच में किस प्रकार से वेलोसिटी परिवर्तन होती है, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, इसको वेग प्रवणता बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया। अभी अपन उसमें देखते हैं कि जो भी लिक्विड है उस लिक्विड के डिफरेंट डिफरेंट परतों में वेग में प्रवणता होने के कारण से जो श्यानता है, उस श्यानता के कारण से जो बल लगता है उस बल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको अपन फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ड्यू टू दैट फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स, और वह न्यूटन का द्वारा दिया गया था। तो न्यूटन का द्वारा दिया गया श्यानता का नियम आज अपन थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं। तो जो न्यूटन का श्यानता का नियम है उसके अनुसार यह है कि अगर कोई भी द्रव है, कोई भी लिक्विड है, तो उनके मध्य डिफरेंट डिफरेंट परतों के बीच में जो बल लगता है, जिसको अपन श्यान बल कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, तो ये श्यान बल एक प्रकार का घर्षण बल ही है, ध्यान रखिएगा। तो वह जो बल है वह दो चीज़ों पर निर्भर करता है। दो चीज़ों पर, किस पर? एक तो जो परतों का क्षेत्रफल है, जितनी भी दूरी में अपन जो लिक्विड है उस लिक्विड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उस लिक्विड की जो परतें हैं उन परतों का क्षेत्रफल उसके ऊपर निर्भर करता है। अर्थात जितनी ज़्यादा दूरी में अपन स्टडी के लिए एरिया लेंगे उतना ज़्यादा फोर्स होगा। ओके। और दूसरा, उन परतों के बीच में वेग प्रवणता कैसी है, अर्थात वेग प्रवणता का मतलब एक परत के रिस्पेक्ट में सापेक्ष दूसरी परत के बीच में जो वेग में परिवर्तन है वह किस प्रकार से, अर्थात आपेक्षिक वेग सापेक्षिक वेग परिवर्तन कैसा है उनके ऊपर। तो देखिए, एफ समानुपाती एरिया ऑफ लेयर, एफ समानुपाती वेलोसिटी ग्रेडियंट, दोनों को एक साथ मिलाएंगे। एरिया को मैंने ए लिखा है और ग्रेडियंट को लिखा है डी अपॉन डी एक्स। तो एफ समानुपाती ए इंटू डी अपॉन डी एक्स। समानुपाती का चिन्ह यहाँ से हटा दीजिए, हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा एक कॉन्स्टेंट नीटा। तो एफ इज इक्वल टू नीटा ए डी अपॉन डी टी, जहाँ पर नीटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक। तो यहाँ श्यानता गुणांक है, यह जो भी लिक्विड होता है, उस लिक्विड जो द्रव होता है, जो भी लिक्विड या गैस जो भी है, जो भी मीडियम ले रहे हैं उस मीडियम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात हर एक द्रव के लिए यह श्यानता गुणांक अलग अलग होता है। जैसे पानी के लिए अलग होता है, ऑयल के लिए अलग होता है, ग्रीस के लिए अलग होता है, हनी के लिए अलग होता है, दूध के लिए अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट गैस होती हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उनके लिए अलग होता है, डेंस मीडियम के लिए अलग होता है। आप इसका एग्जांपल एक यूँ भी समझ सकते हैं, अगर मौसम साफ़ है और हवा नहीं चल रही है तो उसमें आप अगर दौड़ेंगे तो आपको थकान कम होगी। अगर धुंध है और हवा चल रही है तेज़ और उसमें आप दौड़ेंगे तो आपको थकान ज़्यादा होगी, क्योंकि आप एक डेंस मीडियम में दौड़ रहे हैं, जिसके कारण से जो विस्कस फोर्स है वह आप पर ड्रैग फोर्स लगा रहा है, विपरीत दिशा में बल लगा रहा है। आप इसका एक एग्जांपल अच्छा सा अभी अपन डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में। यूँ भी समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के ऊपर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है तो जितना स्पीड से, जितना वेग से, जितनी ऊंचाई से उसको गिराया जाता है उतना ही उस स्प्रिंग के द्वारा उस पर ड्रैग फोर्स लगता है या बैक फोर्स लगता है, थ्रस्ट लगता है, उत्प्लावन बल भी उस पर उसी प्रकार से लगता है, या रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल भी उस पर उसी प्रकार से लगता है। तो ठीक किसी भी लिक्विड के लिए भी ऐसा ही है। किसी भी लिक्विड के ऊपर अगर आप उसके कोई भी चीज़ उस पर फ्री फॉलिंग करवाएंगे तो वह उसको रिस्टोरिंग फोर्स या उस पर प्रत्यानयन बल या फिर उस पर थ्रस्ट लगाता है ताकि अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ सके। स्टोक ने बताया था ये, और इसके बारे में अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो नीटा है वह विस्कोसिटी कोफिशिएंट है। तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट को अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, नीटा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखिए, एफ यहाँ पर फोर्स है, ए एरिया है, डी वी अपॉन डी एक्स है वो वेग में प्रवणता है। तो यदि मैं एरिया को तो 1 मीटर स्क्वायर मान लूँ और डी वी अपॉन डी एक्स है वह 1 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर 1 मीटर प्रति सेकेंड नहीं है, ये 1 मीटर प्रति सेकेंड प्रति मीटर या 1 प्रति सेकंड के हिसाब से इसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर v क्या है, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर। तो आप इसको मीटर से मीटर करें तो 1/सेकंड। तो यह जो वेग है वह जो वेग में जो प्रवणता है, जो वेग में जो परिवर्तन है वह 1 मीटर प्रति सेकंड से परिवर्तन हो रहा है। अर्थात हर एक परत से दूसरी परत में जाएंगे तो वेग में परिवर्तन है 1 मीटर प्रति सेकंड से हो रहा है।
तो dV/dx का मान भी 1, a का मान भी 1, तो यहाँ पर नीटा बराबर फोर्स हो जाएगा। अर्थात जो नीटा है वह किसी भी एकांक क्षेत्रफल में एक परत से दूसरी परत पर जाने पर एकांक वेग प्रवणता उत्पन्न कर दे उस बल के बराबर होता है, जो श्यानता गुणांक होता है वह। अब श्यानता गुणांक का जो मात्रक है वो CGS पद्धति में वह ग्राम प्रति सेंटीमीटर सेकंड। अब यह जो मात्रक CGS का ये बहुत ही फेमस मात्रक बनाता है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर सेकंड इंटू सेकंड, या ग्राम प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी पढ़ सकते हैं इसको। तो ये जो मात्रक है यह है CGS पद्धति में एक फेमस मात्रक है, जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा गया है। तो इसको, ये जो CGS मात्रक है इसको अपन पॉइज बोलते हैं, एक पॉइज होता है CGS। तो CGS मात्रक, विस्कोसिटी का जो CGS मात्रक होता है वह एक पॉइज होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। यह जो साइंटिस्ट थे पतंजलि, उनके नाम पर उनको सम्मान देने के लिए रखा गया है। इसका जो MKS मात्रक है वह किलोग्राम प्रति मीटर पर सेकंड होता है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मात्रक है, इसी को अगर आप लिखेंगे तो वह न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर भी होता है, बल के रूप में कर सकते हैं। यहाँ पर इसके जो नीटा है उसकी विमा ज्ञात कर सकते हैं, m1l-1 t-1। तो यहाँ से देखिए आप, नीटा इज इक्वल टू F/A इंटू dV/dx। तो यहाँ पर m1l-1 t-2, a का मान L2, और ये L/T इंटू एल कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल, T से एक T कैंसिल हो गया, L2 पर ले जाएंगे तो -L1, तो m1l, तो इसको आप ये समझ सकते हैं m/LT। तो ये किलोग्राम या ग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड इसका मान होता है। ये इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर जो विस्कोसिटी है या जो श्यानता गुणांक है, जो श्यानता है वह तापमान पर निर्भर करती है। तो किसी भी लिक्विड के लिए, किसी भी द्रव के लिए, किसी भी माध्यम के लिए, लिक्विड मीडियम के लिए अगर तापमान का मान बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी घटती है। अब सीधा सीधा देखिए विस्कोसिटी कैसे, विस्कोसिटी ड्रैग फोर्स तो है ही, फ्रिक्शन फोर्स तो है ही, लेकिन अगर किसी भी मीडियम के कण पास पास में जुड़े हुए हैं तो पास पास जुड़े होने के कारण से वो उसको और डेंस बना रहे हैं, तो जितना डेंस बनाएंगे वह उतना ज़्यादा ही गाढ़ा होगा। तो गाढ़ा होने के कारण से उस पर ड्रैग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो बॉन्ड टूटते हैं, और बॉन्ड टूटने के कारण से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। आप ये देखिए, जैसे कि अपन देख सकते हैं बटर, घी, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेल्ट होता है, तो मेल्ट होने के कारण से उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। ऑयल को गर्म करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी है वह कम हो जाती है, अर्थात वह और ज़्यादा तरल होता है और उसकी बहने की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है। पानी को गर्म करेंगे तो वह वेपर बनता है। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं विस्कोसिटी वह कम होती है। लेकिन गैसों में यह अलग है। गैसों में क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर होता क्या है कि जो श्यानता गुणांक है वह बढ़ता है गैसों के लिए। वह इस प्रकार से जैसे जैसे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें पार्टिकल्स होते हैं, अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में टक्कर करने लगते हैं, कोलिजन करके एनर्जी डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, तो उससे डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट होता है। तो डिस्टर्बेंस या अवरोधक उसमें ज़्यादा उत्पन्न होने के कारण से उसकी जो विस्कोसिटी है वह बढ़ जाती है। प्रेशर बढ़ाने पर भी विस्कोसिटी बढ़ती है। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे, तो दाब बढ़ाने के कारण से एरिया है वह कम होगा। एक प्रकार से एरिया कम होने के कारण से जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आएंगे मॉलिक्यूल्स, और उसके कारण से डेंसिटी एक प्रकार से बढ़ जाती है और उससे विस्कोसिटी बढ़ती है। अभी इसी सीरीज में अपन इसके लिए देखते हैं कि स्टोक का लॉ क्या है, व्हाट इज़ द स्टोक्स लॉ। स्टोक का नियम क्या है विस्कोसिटी के या श्यानता के रिस्पेक्ट में, या ये टॉपिक को अपन डिराइव करेंगे कि व्हाट इज़ फ्री फॉलिंग बॉडी इन लिक्विड, द इफेक्ट ऑन ए फ्री फॉलिंग बॉडी इन ए लिक्विड। किसी भी द्रव में एक मुक्त रूप से गिरने वाले ऑब्जेक्ट या बॉडी का या किसी भी गोले का या कोई भी ऑब्जेक्ट का क्या इफेक्ट होता है उसके। तो आप ये देखिए कि सपोज कीजिए कि किसी स्पंजी गद्दे पर जैसे बच्चे जंपिंग करते हैं तो उसमें रिवर्ट बैक फोर्स लगता है। तो ठीक ऐसे ही अगर किसी भी लिक्विड में, पानी में या किसी भी अन्य माध्यम के अंदर कोई भी बॉडी को फ्रीली फॉल करवाया जाता है तो जो लिक्विड है उसकी जो लेयर्स हैं वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए स्प्रिंग की तरह कार्य करती हैं और वो उसे बाउंस बैक करती हैं। बाउंस बैक का मतलब यह है यहाँ पर कि वापस वह अपनी साम्य अवस्था में या अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, उसको वह वापस ऊपर की तरफ धकेलती हैं। तो इस कारण से जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, जो मुक्त रूप से गिरने वाला कोई भी बॉडी पिंड है, उस पर दो प्रकार के बल लगेंगे। पहला बल तो होगा उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण से,
जो वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है डाउनवर्ड, और एक होता है बल ऊपर की तरफ जो उसके थ्रस्ट के कारण से और रिस्टोरिंग फोर्स के कारण से लगता है, कि उसके उत्प्लावन बल और उसके श्यान बल के कारण से लगता है। तो श्यान बल के कारण से और उत्प्लावन बल के कारण से जो बल होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे, और जो फ्रीली फॉलिंग ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के कारण से जो बल होगा वह नीचे की तरफ होगा। इसका एग्जांपल आप देखिए कि आपने छोटी क्लासेज की साइंस में पढ़ा होगा कि जब पानी की बाल्टी को अगर किसी भी कुएं में डालते हैं तो जब वह पानी के अंदर रहती है तो उसमें वज़न कम लगता है, लेकिन जैसे वह पानी से बाहर आती है तो उसका वज़न बढ़ जाता है, क्योंकि पानी के अंदर रहने के कारण से जो पानी है वह उस पर उत्प्लावन बल लगाता है और थ्रस्ट लगाता है। इस कारण से पानी की बाल्टी का खुद का वजन जो नीचे की तरफ है और उत्प्लावन बल है वह ऊपर की तरफ, वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। तो जहाँ पर बैलेंस होता है वहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाती है। क्रिटिकल वेलोसिटी कंडीशन में वो बैलेंस कर रहे होते हैं, और जो पानी की बाल्टी का अपरेंट वेट है, आभासी भार है, वो बहुत कम लगता है। तो इसी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं और फिर इसके ऊपर एक डेरिवेशन एज ए न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये मैंने डायग्राम भी बना के दिखाया है कि कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, किसी भी अगर लिक्विड में गिरती है तो देखिए लिक्विड की बहुत सारी परतें हैं, तो जैसे ही इस लिक्विड पर गिरती है तो ये परतें होती हैं, ये स्ट्रेट हैं एकदम से, और इनके ऊपर फोर्स लगता है तो ये ट्विस्ट हो जाती हैं। तो ऐसे ट्विस्ट हो गई परतें, तो ट्विस्ट होने के बाद में ये परतें इस फॉलिंग बॉडी के कारण से जो वेट के कारण से जो बल है वो नीचे की तरफ mg बल है, लेकिन ये परतें हैं ये स्प्रिंग की तरह कार्य कर रहे हैं, तो ये रिस्टोर करेंगे वापस, तो ये बल इस पर ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ इस पर दो बल लगेंगे, एक तो इस बॉडी के कारण से जो पानी हटाया गया है उत्प्लावन बल वो, और एक ये परतों के कारण से रिस्टोरिंग थ्रस्ट, तो श्यान बल भी लगेगा और उत्प्लावन बल भी लगेगा, और नीचे की तरफ लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल या भार बोलते हैं वो। तो ये जो बल हैं ऊपर और नीचे वाले जो दो बल वाले एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रांतिक वेग की कंडीशन में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इसके लिए ध्यान रखिए कि जो अपोजिशन वाला जो बल है, जैसे कि ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है, यह बल जितनी ज़्यादा वेग से ये गिरेगा उतना ज़्यादा ही ऊपर की तरफ लगेगा। किसी भी स्प्रिंग के ऊपर अगर जितनी स्पीड से जितना भी वेग से कोई भी ऑब्जेक्ट को डाला जाता है या जितनी ऊंचाई से डाला जाता है वह उतना ही ज़्यादा ऊंचाई पर बाउंस बैक करता है, अर्थात जितना वेग से वह नीचे की तरफ गिर रहा है उतना ही ज़्यादा ऊंचाई पर वो वापस जाता है। आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं, किसी भी बॉल को, कोई रबर बॉल है, उसको किसी भी दीवार पर टकराते हैं तो जितना तेज़ी से वह टकराएगी उतना ही बाउंस बैक होगी। तो इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं जहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। तो ये देखिए ये कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होने के कारण से इस पर नीचे की तरफ जो बल लग रहा है W1 जिसको मैंने mg वेट के कारण से लगता है, और ऊपर की तरफ एक बल लग रहा है F और एक और लग रहा है W2। तो देखिए जो W1 बल है वो भार के कारण से है, mg के कारण से, और एक दूसरा वाला फ्रिक्शन फोर्स और अपवर्ड फोर्स है। तो ये एक बल तो है, इसको बोलते हैं थ्रस्ट, और दूसरा वाला बोलते हैं उत्प्लावन बल। इसको अगले वाले टॉपिक में मैं अच्छे से और डिस्कस करके बताऊंगा इसको। तो W2 और F जो दोनों बल हैं वो W1 के बराबर होने चाहिए बैलेंसिंग कंडीशन में, साम्य अवस्था की अवस्था में या संतुलन की अवस्था में, किसी भी पिंड के लिए क्रांतिक वेग की अवस्था में, कि जब ये बल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो ये पिंड है या लिक्विड में गति करना बंद कर देगा, स्थिर अवस्था में आ जाएगा। तो ये दोनों बल बराबर होंगे। तो दोनों बल बराबर होने का मतलब है कि W1 माइनस W2 जो डिफरेंस आएगा वह है उस पर ऊपर की तरफ लगने वाला जो बल है थ्रस्ट उसके बराबर हो जाएगा। अभी इसको अगले लेक्चर में इसको अपन फुल डिराइव करेंगे। थैंक यू।